Good morning, dear students. Today, in your chapter, we are going to study the next topic, which is millets. इससे पहले हम लोगों ने मेजर क्रॉप्स के बारे में पढ़ा था. इसमें हम लोगों ने देखा था कि इंडिया में जो मेजर क्रॉप्स हम लेते हैं एग्रीकल्चर के थ्रू, उसमें फूड क्रॉप्स में हमने वीट के बारे में पढ़ा था, हमने राइस के बारे में पढ़ा था, हमने मेज के बारे में पढ़ा था और ये देखा था कि इसकी ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड कंडीशंस क्या क्या होती हैं, ये भी हमने जाना था. जैसे हमने मेज के बारे में ये भी देखा था कि इट्स कल्टीवेशन इज़ पॉसिबल एट फेयरली हाई लैटिट्यूड. आपको याद होगा ये हमने देखा था कि हाई लैटिट्यूड पे ये पाए जाते हैं. तो जो ये क्रॉप्स होते हैं बेसिकली, उसमें जो फूड क्रॉप्स होते हैं उसमें अगला जो नाम है दैट इज़ अबाउट द मिलेट्स. मिलेट्स जो होते हैं बेसिकली ये हमारे लिए बहुत ही जानकारी भरा होना चाहिए और हम सबको जानना चाहिए, क्योंकि वीट राइस इनके बारे में तो लगभग लोग आप जानते हैं, बट मिलेट्स के बारे में बहुत ये कम जानकारी है यूथ्स को, स्पेशली आज के यूथ्स को. और मिलेट्स जानना बहुत ज़रूरी है. मिलेट्स एक तरीके से हमारे समझिए पुरानी जो हमारे अनाज हुआ करते थे उसमें मिलेट्स ही मुख्य अनाज हुआ करता था, जिसमें ज्वार बाजरा ये सब आता है. अगर हम देखें तो मिलेट्स बिलोंग टू द ग्रास फैमिली. इसको हम देखें तो ये ग्रास फैमिली को बिलोंग करता है, मतलब इसको घास के फैमिली को बिलोंग करता है. एंड आर अ ग्रुप ऑफ स्मॉल सीडेड स्पीसीज ऑफ सीरियल क्रॉप और ग्रेन. ग्रुप ऑफ स्मॉल सीडेड छोटे छोटे बीज इसमें होते हैं, स्पेशल स्पीसीज ऑफ सीरियल्स क्रॉप और ग्रेन्स. द मोस्ट पॉपुलर species of millets is the pearl millet. ज्वार बाजरा रागी आर इम्पॉर्टेंट मिलेट क्रॉप्स ग्रोन इन द इंडिया. ज्वार हुआ, बाजरा हुआ, ज्वार हुआ, बाजरा हुआ, रागी हुआ, ये इम्पॉर्टेंट, इनको सुदामाज फूड भी बोलते हैं. यानी पुराने टाइम में जैसे रागी क्या होता है, रागी बेसिकली कोदो कुटकी है ना, टांगुन मडुआ, पुराने टाइम की ये हमारे क्रॉप्स हुआ करते थे, जो हमारे इंडिजिनस क्रॉप्स हैं, देसी क्रॉप्स हैं, और इसमें बहुत विटामिन और प्रोटीन भरा होता था. रागी ये इंपॉर्टेंट मिलेट्स क्रॉप्स हैं. आप आजकल ऐड देखते होंगे रागी मिक्स मैगी, रागी मिक्स ब्रिटानिया, वो वही है. ये पहले मतलब एक तरीके से गरीबों का फूड बोला जाता था, बट एक्चुअली में इसके अंदर बहुत प्रोटीन और विटामिन होता है. दे आर ग्रोन ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड एज अ फूड एंड फूडर क्रॉप. पूरे वर्ल्ड में इसको उगाया जाता है, चारे के लिए भी और खाने के लिए भी. दे हैव बीन कल्टिवेटेड इन द ईस्ट एशिया फॉर लास्ट 10,000 ईयर. ईस्ट एशिया में, पूर्वी एशिया में पिछले 10 सालों से इसको उगाया जा रहा है. द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ बोथ वाइल्ड एंड कल्टिवेटेड स्पीसीज ऑफ मिलेट एग्जिस्ट इन ट्रॉपिकल वेस्टर्न अफ्रीका विच मोस्ट लाइकली वॉज इन नेटिव होम. मतलब जो सबसे ज़्यादा इसका जो संख्या मिलती है वाइल्ड एंड कल्टिवेटेड स्पीसीज ऑफ मिलेट्स, सबसे ज़्यादा जंगली और जो मतलब खेती योग्य जो मिलेट्स की जो संख्या है वो ट्रॉपिकल वेस्टर्न अफ्रीका में, यानी पश्चिमी अफ्रीका में ज़्यादा मिलती है, वहीं से ये निकली है. मिलेट्स आर पर्टिकुलरली ग्रोन इन द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स ऑफ एशिया. शीतोष्ण जो प्रदेश जगह हैं एशिया के और अफ्रीका के, और ये हार्श इन्वायरमेंट को भी ये झेल सकते हैं, यानी कठिन से कठिन जो मतलब जलवायु को भी ये, पर्यावरण को भी ये झेल सकते हैं. इंडिया इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स. इंडिया विश्व का सबसे बड़ा मिलेट प्रोड्यूसर है. अपार्ट फ्रॉम बीइंग फूड क्रॉप, द मेजॉरिटी ऑफ मिलेट्स प्रोड्यूस इन इंडिया आर यूज्ड फॉर लाइव स्टॉक फूडर एंड एल्कोहल प्रोडक्शन. यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि मिलेट के थ्रू एल्कोहल प्रोडक्शन भी होता है ना, थोड़ा उसमें नशा भी होता है, और इसे लाइव स्टॉक यानी जो जानवरों के खिलाने के लिए भी चारा इत्यादि भी मिलेट्स के थ्रू होता है. ज्वार इज़ नोन एज सोरगम. सोरगम को, ज्वार को सोरगम भी बोलते हैं. बाजरा इज़ नोन एज अ बुलरश, बाजरा को बुलरश बोलते हैं. रागी इज़ नोन एज बकव्हीट. ठीक है. इसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती है. मिलेट लाइक व्हीट इज़ ग्रास क्रॉप. इन कॉन्ट्रास्ट टू अदर सीरियल ग्रेन इट ग्रोज इन लेस फर्टाइल सॉइल. मिलेट कहीं पे भी हो सकता है, उग सकता है, इसके लिए बहुत फर्टाइल सॉइल लेने की ज़रूरत नहीं है. एंड कैन सर्वाइव इन अनफेवरेबल कंडीशंस. अगर अनफेवरेबल कंडीशन हो वहाँ पे भी ये सर्वाइव हो सकता है. सच एज टेम्परेट कंडीशन बिटवीन 25 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड और लो रेनफॉल भी होगा तब भी मिलेट उग सकता है. दे हैव शॉर्टर ग्रोइंग सीजन्स.
कम समय में ये उग सकते हैं। और मिलेट कैन ग्रो वेल इन पुअर ड्राई एंड इनफर्टाइल सॉइल। मिलेट अगर आप, इसीलिए मिलेट को इंडिया में ज़्यादातर होने का रीज़न है, कहीं भी फेंक दीजिए और वो उग जाता था। दैट इज़ वाई मिलेट इज़ पॉपुलरली ग्रोन इन कंट्रीज सराउंडिंग द सहारा डिज़र्ट इन वेस्टर्न अफ्रीका। इसीलिए सहारा डिज़र्ट में वेस्टर्न अफ्रीका में होता था। आप अपने गांव में या घरों में जो आपके बुज़ुर्ग, आपके घर में बाबा या दादी या कोई ऐसे बुज़ुर्ग मिले, उनसे ज़रूर आप मिलेट्स के बारे में पूछें। उनको इंग्लिश में मत पूछिएगा। उनको अगर आप पूछेंगे कि बाबा यदि आप जानते हो क्या कोदो की अनाज कैसे होता था, कुटकी का क्या अनाज कैसे होता था। और आप सबको ये जानना चाहिए, इंडिया का अपना देसी हमारा, जैसे और चीज़ें तो बाहर से आई, विदेशों से आई, लेकिन इंडिजिनस है, हमारे देसी अनाज यही सब हुआ करते थे। और हम लोगों को इस पर फ़ख्र और गर्व होना चाहिए और हमें जानना चाहिए। इसके अंदर ना सिर्फ विटामिन, प्रोटीन और मिनरल्स, डायबिटीज़ का सबसे बड़ा दवाई है मिलेट। और अगर आप मिलेट डेली इस्तेमाल करते हैं अपने भोजन में तो आपको कई रोगों से यूं ही छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन आज के टाइम पे दिस इज़ अनफॉर्चुनेट कि हम धीरे धीरे इससे दूर होते जा रहे हैं और लोग फ़ायदे के चक्कर में व्हीट, राइस, इन सब के वजह से मिलेट्स को भूल गए हैं। फिर भी महाराष्ट्र और रीजन में, मध्य प्रदेश रीजन में अभी भी मिलेट्स की खेती होती है। नाउ coming after the food crops, now we are coming to the fiber crops. फाइबर, रेशा, फाइबर मतलब रेशा, यानी रेशे वाले जो क्रॉप्स हैं, अब हम उनकी बात करें तो फाइबर क्रॉप्स क्या कहता है। पहला है कॉटन। कॉटन इज इम्पॉर्टेंट क्रॉप ग्रोन इन इट्स फॉर इट्स फाइबर विच इज स्पन एंड वोवन इनटू क्लॉथ। Cotton grows in dry tropical and subtropical regions of the world, है ना। कॉटन जो है सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है विश्व के। द मेजर कल्टिवेटर्स, जो मेजर कल्टिवेटर्स हैं ऑफ कॉटन इज़ द वर्ल्ड आर यूएसए। कौन कौन से ऐसे हैं जो कॉटन की खेती पूरे वर्ल्ड में ज़्यादा करते हैं, उसमें यूएसए है, इंडिया है, चाइना, इजिप्ट, पाकिस्तान, रशिया। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर द कॉटन प्रोडक्शन। इंडिया के पास जो सबसे ज़्यादा बड़ा एरिया है, यहाँ पे ध्यान देना है, जो सबसे बड़ा एरिया है कॉटन प्रोडक्शन का, उसमें इंडिया नंबर 1 पे है। चाइना इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड। अब यहीं पर दोनों बातें ध्यान देना, एरिया में हम ज़्यादा हैं बट प्रोड्यूसर जो है वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो करता है वो कौन करता है, चाइना करता है। क्यों ऐसा है, बिकॉज उनकी प्रोडक्शन पर एकड़ या पर हेक्टेयर ज़्यादा होगी हमसे। हमारे पास एरिया भले ज़्यादा हो, मतलब जैसे हम जो चीज़ 10 बीघे में उगाते होंगे वो 1 बीघे में 5 बीघे में उगाते होंगे, ऐसी बात है। फॉलोड बाय इंडिया। अदर लीडिंग कॉटन ग्रोइंग कंट्रीज आर ब्राज़ील एंड टर्की। ब्राज़ील और टर्की जो है ये दूसरे कॉटन ग्रोइंग कंट्रीज। अगर आपसे वही बोलता है कि राइट द 5 कंट्रीज नेम, राइट द 3 कंट्रीज नेम ऑफ कॉटन ग्रोइंग कंट्रीज नेम, तो यूएसए, इंडिया, चाइना, इजिप्ट, पाकिस्तान, ब्राज़ील, टर्की, इनमें से कुछ भी लिख सकते हैं। इन इंडिया अबाउट 70% ऑफ द टोटल कॉटन इज़ प्रोड्यूस्ड इन गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान। आप गुजरात, महाराष्ट्र वो पूरा रीजन ले लेंगे जहाँ आपको मतलब ये नीचे का जो साउथ के महाराष्ट्र, गुजरात के आसपास से नीचे चलते हुए चले जाएं, तेलंगाना, आंध्र, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, ऊपर के कुछ रीजन, राजस्थान का कुछ रीजन, तो ये पूरा, इसमें एमपी भी थोड़ा आता है। बट ये जो कह रहा है कि 70% जो टोटल कॉटन होता है वो इन्हीं क्षेत्रों से हो जाता है, 30 में एमपी आता होगा। इसके पौधे के ग्रोथ के लिए क्या क्या चाहिए, है ना, तो दिस इज 70% रीज़न ना। नाउ द ग्रोथ के लिए क्या क्या चाहिए। ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट आर वेल सूटेड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कॉमट। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल मतलब शीतोष्ण जो प्रदेश होते हैं वहाँ पे ऐसे एटमॉस्फेयर इनके लिए ज़्यादा सुटेबल होता है। इट रिक्वायर्स अ लॉन्ग फ्रॉस्ट फ्री पीरियड, plenty of sunshine and moderate rainfall during the time of sowing, though it grows well in irrigated waters too. During the ripening season it needs clear and sunny skies. दो बातें हैं, इसको बहुत ज़्यादा रेन मतलब वाटर नहीं चाहिए होता है। दूसरी चीज़ प्लेंटी ऑफ सनशाइन, जितना ज़्यादा हो सके सूरज की रोशनी चाहिए होती है। एंड मॉडरेट रेनफॉल, मतलब एक औसत बारिश चाहिए होती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सोइंग, बोने के समय। थ्रो इट ग्रो वेल इन इरीगेटेड वाटर ऑल्सो। वैसे अगर सिंचाई अच्छी रहेगी तब भी ये अच्छा उगेगा, ऐसा नहीं है कि
तब नहीं उगेगा, तब भी अच्छा उगेगा, बट अगर नहीं भी होगी तो भी कोई इसके उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। ड्यूरिंग द राइपनिंग सीजन, जब ये पकता है, इट नीड्स क्लियर एंड सनी स्काईज, इसको क्लियर और सनी स्काई चाहिए होती है, ठीक है। सो अब बात करते हैं जूट की, यानी अभी हम फाइबर इसकी बात कर रहे हैं, किसकी, मैं अभी फाइबर वाले क्रॉप्स की बात कर रहा हूँ। अब दूसरा क्या कहता है, जूट क्या कहता है, जूट इज़ ग्रोन फॉर इट्स फाइबर दैट इज स्पन इनटू कोरस एंड स्ट्रॉन्ग थ्रेड। अच्छा, दोनों कहीं ना कहीं कपड़े बनाने या बुनने में इस्तेमाल किए जाते हैं। जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है ना। जूट इज़ ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर। द वेरी फाइन जूट थ्रेड्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग इमिटेशन सिल्क, सिल्क बनाने में काम आते हैं। इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ जूट इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और एक्सपोर्टर भी है। हम यहाँ पे प्रोड्यूसर भी है और एक्सपोर्टर भी है, हम प्रोड्यूस भी ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं। द मेन जूट प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया आर कोरस मटेरियल फॉर सैक्स, फूड ग्रेड, एग्रो बैग्स, है ना, बैग्स के, ग्रॉसरी बैग्स, शॉपिंग बैग्स, फ्लोर मैट्स, रोप्स, ट्विंस, इन सब में ये काम आता है। इंडिया एंड चाइना अकाउंट फॉर 85% ऑफ द वर्ल्ड जूट। इंडिया और चाइना लगभग 85% पूरे विश्व का जूट जो इस्तेमाल होता है उसमें 85% इंडिया चाइना अकेले मिलके देते हैं। द रेस्ट कम फ्रॉम बांग्लादेश, जो बाकी बचता है वो बांग्लादेश से आता है। थाईलैंड, म्यांमार, ब्राज़ील एंड उज्बेकिस्तान। 70% ऑफ इंडिया जूट प्रोडक्शन कम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, वाइल द रेस्ट कम फ्रॉम बिहार, असम, उड़ीसा एंड उत्तर प्रदेश। जो जूट प्रोडक्शन होता है बेसिकली, वो जूट प्रोडक्शन कहाँ से आता है, वो जूट प्रोडक्शन आता है अभी भी जैसा बताया इन्होंने, वो जूट प्रोडक्शन बेसिकली आता है ज़्यादातर आता है वो बिहार, असम, उड़ीसा एंड उत्तर प्रदेश से, और 70% तो बंगाल से आता है। फिर क्या कहता है कि अभी रिक्वायरमेंट फॉर ग्रोथ, इसके लिए कैसा मौसम चाहिए, कैसा सॉइल चाहिए, उसके लिए अगर हम देखें तो जूट की कल्टीवेशन के लिए क्ले, लोम और सैंडी लोम टाइप के सॉइल चाहिए जो पानी को होल्ड कर सके। क्लेई सॉइल कैसा होता है, क्ले आप देखते होंगे, बचपन में खेलते होंगे, या चिकनी मिट्टी जो होती है जिससे गांव में चूल्हे बनते हैं, तो ये कैसा होता है, क्लेई सॉइल जो होते हैं वो बेसिकली पानी होल्ड करते हैं, तो इसको वैसे ही चाहिए। एक्सेसिव रेनफॉल एंड वाटर लॉगिंग इज़ हार्मफुल फॉर जूट प्लांट्स। जनरली मार्च टू मे इज सोइंग सीजन for jute plants in India, but it is also depend on the rainfall and soil type of specific region. फिर क्या कह रहा है कि डिपेंडिंग ऑन द सोइंग टाइम द हार्वेस्टिंग कैन बी डन बिटवीन जून एंड सितंबर। जो आप बुआई कब कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि आप उस पर कटाई कब करेंगे, जून से सितंबर के बीच में। और अगर आप मार्च में बोते हैं तो जून में, और मई में बोते हैं तो सितंबर में। Hot and humid climate with temperature ranging from 24 degree centigrade to 30 degree centigrade is ideal for jute plantation. Hot and humid climate, गर्म और थोड़ा सा ह्यूमिड अगर क्लाइमेट होता है तो मतलब एक तरीके से उमस वाले क्लाइमेट, तो विद टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम 24 डिग्री सेंटीग्रेड से 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वो जूट प्लांटेशन के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। अब आते हैं वीवरेज क्रॉप पे। तो ये तो था फाइबर क्रॉप। वीवरेज क्रॉप क्या होता है, वीवरेज मतलब होता है पेय पदार्थ, ठीक है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं चाय की प्याली रखी हुई है, तो ना ही सिर्फ चाय की प्याली, बट आपको, है ना, आप बहुत सारे ऐसे वो पीते होंगे कि जैसे कोका कोला हुआ और सारी चीज़ें हुई, है ना, पेप्सी हुआ, तो हर चीज़ का मतलब होता है वीवरेज, लेकिन इसका कोई मतलब है नहीं, है ना। जिसमें कई बार आप टी भी पीते होंगे, कॉफ़ी भी पीते होंगे, तो जो टी भी पीते हैं वो भी वीवरेज क्रॉप की देन है, कहवा पीते होंगे वो भी वीवरेज क्रॉप की देन है। तो वीवरेज का मतलब होता है पेय पदार्थ। अब वीवरेज क्रॉप्स क्या होते हैं, इसमें से टी एक इम्पॉर्टेंट है इनके लिए, अगर देखा जाए ध्यान से, तो टी इज़ एरोमेटिक वीवरेज एंड इज़ वाइडली बिलीव्ड टू बी फर्स्ट डिस्कवर्ड एज ए वीवरेज इन 2700 BC। तो टी बहुत पुराना वीवरेज है और 2700 BC में इसको खोजा गया था।
टी फर्स्ट रीच्ड यूरोप इन 1609, पहली बार यूरोप ये 1609 ईस्वी में पहुंचा। गेनिंग पॉपुलरिटी इन फ्रांस, हॉलैंड, इंग्लैंड एंड रशिया, जब ये फ्रांस में, हॉलैंड में, इंग्लैंड और रशिया में इसकी पॉपुलरिटी होने लगी। बाय द मिड 18th सेंचुरी टी वॉज एक्सपोर्टेड टू द कॉलोनीज इन अमेरिका, अमेरिका की कॉलोनी में इसको एक्सपोर्ट किया गया। मेजर टी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इंक्लूड, जो ज़्यादा टी प्रोड्यूस करते हैं वो कौन कौन सी कंट्रीज़ थी, तो हम खुद इंडिया, चाइना, श्रीलंका, केन्या, टर्की। टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया, असम में, वेस्ट बंगाल में, केरला में, तमिलनाडु में, ये ज़्यादातर टी प्रोड्यूस किया जाता है। हाफ ऑफ द कंट्रीज टी, लगभग कंट्री का आधा हिस्सा जो है वो इन्हीं स्टेट से आ जाता है, इन्हीं टी प्लांटेशन स्टेट से आता है। रिक्वायरमेंट फॉर ग्रोथ, अगर हम ग्रोथ की बात करें, सो देर आर 1000 ऑफ वेराइटीज़ ऑफ टी विच ग्रो इन डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट, मतलब 1000 ऑफ वेराइटी ऑफ टी हैं, लगभग हज़ारों ऐसी टी की वैरायटी हैं विच ग्रो इन डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट, जो अलग अलग क्लाइमेट में उगते हैं। सॉयल एलिवेशन एंड अदर ग्रोइंग कंडीशन, टी को उगाने के लिए सॉयल एलिवेशन मतलब मिट्टी कैसी है, उसका एलिवेशन कैसा, ऊंचा नीचा है या किस एंगल पे ऊंचा नीचा है, और अदर ग्रोइंग कंडीशन इसमें मैटर करता है। बेस्ट सूटेड फॉर रीजन विच इन्जॉय अ वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट, जहाँ पे गर्म और ह्यूमिड क्लाइमेट होता है वहाँ के लिए सही होता है। आइडियल टेम्परेचर कंडीशन जो है वो है लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 30 डिग्री सेंटीग्रेड। इट रिक्वायर्स 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर ऑफ वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल इसको चाहिए होता है थ्रू आउट द ईयर। सॉयल शुड बी डीप लाइट एसिडिक, है ना, इसकी जो सॉयल होती है डीप लाइट एसिडिक, वेल ड्रेन्ड, उसमें नाली होना चाहिए, निकल जाए पानी, रुके ना। टी ऑल्सो ग्रोज ऑफ हायर एल्टीट्यूड अप टू 21,000 मीटर्स एबव सी लेवल एज इट कैन नॉट सर्वाइव प्रोलॉन्ज ड्राई स्पेल। तो ट्री जो है मतलब हायर एल्टीट्यूड पे लगभग 2100 मीटर एबव सी लेवल से ऊपर मतलब इसको उगाया जाता है। एवरेज टी श्रब इज केप्ड ट्रिम टू बी टू अ हाइट ऑफ 4-6 फीट, 4 से 6 फीट तक इसको हाइट तक इसको रखा जाता है। प्लांटेशन ऑफ टी श्रब्स आर कॉमनली कॉल्ड गार्डन्स इन विच द प्लांट्स आर टेकन ग्रेट केयर ऑफ, इनमें प्लांट को बहुत अच्छे से देखभाल किया जाता है गार्डन्स में। द पिकिंग ऑफ यंग लीफ इज कॉल्ड फ्लश, as a new buds and leaves sprout on a plant they are picked. The processing of tea leaves involve withering, rolling, fermentation, firing and grading. यानी जो टी होता है वो कोई फल तो होता नहीं, आप सबको पता है टी लीव्स से ही टी बनती हैं, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बना के कैसे बनती हैं, तो उसमें फिदरिंग, रोलिंग, फर्मेंटेशन, फायरिंग और ग्रेडिंग आता है। तो अभी हम क्या समझ रहे थे कि टी की जो प्रोसेसिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, टी लीव्स को हम टी में कन्वर्ट करते हैं, जिसमें विदरिंग, रोलिंग, फर्मेंटेशन, फायरिंग एंड ग्रेडिंग ये करके प्रोसेस होते हैं। तो हम आइए देख लेते हैं एक बार वीडियो में भी कि किस तरह से टी लीव्स से हम टी बनाते हैं, उसके प्रोसेस को एक बार समझते हैं। टी लीव्स से देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें। बागानों से निकलकर इसकी पत्तियां सबसे पहले पहुंचती हैं चाय की प्रोसेसिंग यूनिट्स में, यानी इन्हें उन फैक्ट्रियों तक लाया जाता है जहां पर इन पत्तियों की विदरिंग की जाती है, इन्हें ट्विस्ट किया जाता है, इन्हें सुखाया जाता है और इसके बाद इनकी अलग अलग आकार की पत्तियों को अलग अलग करके अलग अलग तरह के पैकेट्स और बंडल में पैक किया जाता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं ये देखिए इसके पहले विदरिंग। स्टेप के बारे में, विदरिंग क्या जहां होता है बागान बेसिकली, से तुड़ाई के बाद जब चाय की पत्तियों को लाया इन जाता पत्तियों है को तो सुखा करके इस इनकी तरह की पानी मशीनों यानी में इनमें जो बिछा नमी दिया होती है जाता है। उसको सुखा यहाँ दिया पर जाता है। इनकी विदरिंग की जाती है। विदरिंग का मतलब होता है कि चाय की पत्तियों में जो पानी मौजूद होता है उसे कम किया जाता है। ऐसा करने से इसकी खुशबू और स्वाद इस तरह से पत्तियों का मॉइस्चर कम हो जाता है और इसकी खुशबू और स्वाद भी बरकरार। मॉइस्चर मतलब इसमें मिनिमम 50% मॉइस्चर जो रिमूव करते हैं, और जब ये 50% रिमूव हो जाता है मॉइस्चर, उसके सेकंड डे हम रोलिंग के लिए इसको देते हैं।
दोस्तों, पत्तियों को ब्लोअर से निकालने के बाद क्रशिंग, इस बड़ी सी रोलिंग। मशीन में ले अब जाया सेकेंड जाता स्टेप क्या है, होता है? रोलिंग। जहां इसकी पत्तियों को ट्विस्ट किया जाता विदरिंग है। के बाद अब आप रोलिंग। सोचते होंगे कि ये पत्तियां आखिर इस मशीन के अंदर जाती कैसे हैं? तो चलिए, हम आपको लेकर के चलते हैं ऊपर वाली मंजिल पर। यहाँ पर ये एक गड्ढा बना हुआ है। इस गड्ढे से पत्तियों को डाला जाता है, तो ये पत्तियां इस गड्ढे से होते हुए इस पाइप से गुजरकर मशीन के अंदर पहुंचती हैं, जहां पर इसकी पत्तियों को ट्विस्ट कर लिया जाता है। रोलिंग का ये मतलब है कि जैसे हम लीफ को रोल करेंगे तो उस जो फाइन लीफ है वो ट्विस्ट होगी, और जो जैसे थोड़ी हार्ड होगी तो उसका हम प्रेशर देंगे, तो प्रेशर के क्या उससे थोड़ा सा जूस निकलेगा और फिर वो भी ट्विस्ट होगी, और ट्विस्ट होने के बाद जब वो पूरी तैयार हो जाएगी तब इसको हम नीचे ट्रॉली में गिरा देंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके थर्ड स्टेप के बारे में। इसमें पत्तियों की 1 से 1.5 इंच मोटी लेयर को जमीन पर बिछा दिया जाता है। रोलिंग होने के बाद हम इसको फर्मेंटेशन में ले आते हैं और 1 इंच मोटा करके इसको यहाँ पे बेड के रूप में डाल देते हैं, और यहाँ का टेम्परेचर भी 22 डिग्री सेंटीग्रेड टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन रखना पड़ता है। अगर चाय एकदम हम यहाँ पे नहीं डालेंगे तो चाय खराब हो जाएगी। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके चौथे स्टेप के बारे में। इस चरण में पत्तियों को सूखने के लिए ड्रायर में डाला जाता है। आप देख सकते हैं इस पूरे प्रोसेस को कि कैसे यहाँ पर पत्तियाँ सुखाई जा रही हैं। फर्मेंटेशन होने के बाद हम इसको ड्रायर में देते हैं। ड्रायर में हमको 110 डिग्री 20 ग्रेड टू सेंटीग्रेड टू 120 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। उसको चाय को लाके हम यहाँ पे हॉपर में डाल देते हैं, और आफ्टर 20 मिनट्स का प्रोसेस है ये। आफ्टर 20 मिनट्स ये आफ्टर ड्रायर के बाद फुली ड्राई टी हो जाती है तैयार। अब हम इसके 5वें स्टेप के बारे में बात करते हैं। शॉर्टिंग जब ये पत्तियां सूख जाती हैं, तो मशीनों द्वारा इन्हें इनके साइज के हिसाब से कुछ इस तरह से अलग अलग किया जाता है। इसमें जो पत्तियां सबसे ज्यादा मोटी होती हैं, वो इस फिल्टर मशीन में सबसे ऊपर ही रह जाती हैं। इसके नीचे इन जालियों से मोटी पत्तियां, उससे छोटी पत्तियां और बहुत महीन सा पाउडर अलग अलग कर लिया जाता है। अब ये पत्तियां एक सार और कुछ दानों की तरह दिख रही हैं। ड्रायर के बाद चाय यहाँ पे शॉर्टिंग में आ जाती है तैयार होके। उसके बाद थोड़ा ठंडा करने के बाद उसको हम शॉर्टिंग करते हैं उसकी, और उसका एक साइज निकालते हैं, जाके वो देखने में थोड़ी अच्छी लगे, एक साइज बने। तो इन मशीनों के द्वारा हम उसको साइज वाइज निकालते हैं। अब हम बात करते हैं इसके आखिरी स्टेप के बारे में। यहाँ पर इन पत्तियों को अलग अलग तरह के पैकेट्स। तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से टी को जो टी लीव्स को इन्वॉल्व करते हैं इसमें, जो प्रोसेस वेदरिंग, रोलिंग, ग्रेडिंग एंड फायरिंग, एंड उसको फाइनली हम प्रोसेस करके दुकानों में और घरों में यूज़ करते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ कॉफ़ी। The Africa is native home of coffee when it grew in the Ethiopian highlands and spread eastward and westward, eventually forming a belt between the two tropics. अफ्रीका जो है कॉफ़ी का नेटिव होम माना जाता है। अफ्रीका मतलब पूरे वर्ल्ड में जो अफ्रीका का घर कॉफ़ी का घर माना जाता है, वो कौन माना जाता है? अफ्रीका। इथोपियन हाईलैंड और स्प्रेड है कहाँ से? पूर्व छोर से लेके पश्चिमी छोर तक ये फैला हुआ है पूरा बेल्ट। इसको टू ट्रॉपिक्स के बीच में इसको बुलाते हैं। आफ्टर अराइविंग फ्रॉम फ्रेंच गुयाना इन द अर्ली 18th सेंचुरी में फ्रेंच गुयाना से ये जब चला, मतलब आगे आया, तो कॉफ़ी क्विकली स्प्रेड इन थ्राइव्ड इन ब्राज़ील। जो ये बहुत जल्दी से ब्राज़ील में फैला, जिसको जाना गया कॉफ़ी पॉट के नाम से ऑफ द वर्ल्ड। ब्राज़ील को कॉफ़ी पॉट के नाम से जानते हैं। The delicate coffee plant yields beans that provide economic support to over 21 countries and about 25 million people. कॉफ़ी की वजह से 21 देशों की इकोनॉमी चल रही है और लगभग इससे 25 मिलियन लोग रोज़गार पा रहे हैं। ब्राज़ील पूरे वर्ल्ड का 1/3 कॉफ़ी अकेले जो है प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसको कॉफ़ी पॉट कंट्री के नाम से जानते हैं। और वर्ल्ड कॉफ़ी प्रोडक्शन को ये अकेले लीड करता है बाय कोलंबिया एंड कोट आइडोवायर। टुगेदर दे मीट मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स डिमांड। पूरे वर्ल्ड के आधा डिमांड को ये अकेले कोलंबिया और ये मिलकर के पूरा करते हैं। अदर कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी और हैं? इसमें वियतनाम है, इंडोनेशिया है, इंडिया है। कॉफ़ी इज़
प्राइमरली ग्रोन इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका, इंडिया में कर्नाटका हुआ, केरला हुआ, तमिलनाडु हुआ, अलॉन्ग विथ उड़ीसा हुआ, तेलंगाना हुआ, आंध्रा हुआ, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हुए, इन सब जगहों में इंडिया में भी कॉफ़ी उगाया जाता है। इसके लिए ज़्यादातर मॉडरेट टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड थ्रू आउट द ईयर, एंड उसके लिए बहुत मॉडरेट रेनफॉल भी चाहिए होता है। द सॉइल शुड बी वेल ड्रेन्ड, सॉइल शुड बी वेल ड्रेन्ड, कहीं ना कहीं इसमें फर्टाइल सॉइल चाहिए होता है, और जो इसमें पानी जाए वो अच्छे से निकल जाए, रुके नहीं, एंड रिच इन आयरन और कैल्शियम, जो सॉइल हो फर्टाइल हो, आयरन और कैल्शियम वहाँ अच्छी मात्रा में हो, तो इसमें इसके लिए ठीक रहता है। सो दिस वाज अबाउट टुडेज लेक्चर। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कवर द कैश क्रॉप, एंड ऑल्सो वी विल कवर in development of agriculture practices and agriculture development in India. Thank you.